नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण खबरों का। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लौकी की उन्नत खेती कैसे करें और अच्छी खासी इनकम कैसे कर सकते हैं, कम जमीन से लाखों रुपए का प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं। साथ ही जुलाई का महीना स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप जुलाई महीने में बेल वाली फसलें उगा सकते हैं और जून महीने में आपने खेत की अच्छे से तैयारी कर ली होगी। बरसात का सीजन है, तो बरसात में काफ़ी अच्छी इनकम कर सकते हैं आप बेल वाली फसलों से। और लौकी एक बेल फल लगने वाला ही फल है जो सब्जी की तरह खाया जाता है। इसको विभिन्न प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, किंतु उचित जल धारण क्षमता वाली जीवाश्म युक्त हल्की दोमट भूमि इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई है और उदासीन पीएच मान वाली भूमि इसके लिए अच्छी रहती है। नदियों के किनारे वाली भूमि भी इसके लिए उपयुक्त रहती है। कुछ अम्लीय भूमि में इसकी खेती की जा सकती है और पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और उसके बाद 2 से 3 बार हैरो व कल्टीवेटर चलाएं। तो आपने अपने खेत की अच्छे से तैयारी तो कर ली होगी, क्योंकि बरसात आने वाली है, तो आप खेत को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब बेल वाली फसलें कैसे लगाएंगे वो समझिए। बात करें जलवायु कैसी होना चाहिए, तो लौकी की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह पाले को सहन करने में बिल्कुल असमर्थ होती है। इसके लिए 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम होना चाहिए। इसको गर्म एवं तर दोनों मौसम में उगाया जा सकता है। उचित बढ़वार के लिए पाले रहित 4 महीने का मौसम अनिवार्य है। लौकी की बुआई गर्मी और वर्षा ऋतु में की जाती है। अधिक वर्षा और बादल वाले रोग व कीटों को बढ़ावा देते हैं, तो इस तरह का मौसम नहीं होना चाहिए। बात करें उन्नतशील किस्मों की, तो देखिए भारत में कई सारी उन्नतशील किस्में हैं, लोकल है, देसी है, हाइब्रिड है। आपको जैसी सुविधा लगे आप वैसी लगा सकते हैं। फिर भी हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट किस्मों के नाम बता देते हैं जो कि आप अच्छे प्रोडक्शन ले सकते हैं, जैसे कि पूसा समर, प्रोलोफिक लॉन्ग, शंकर पूसा मेघदूत, हिसार सिलेक्शन लंबी, पंजाब लंबी, पंजाब कोमल, गोल किस्में, पूसा समर, प्रोलोफिक राउंड, शंकर पूसा मंजरी, हिसार सिलेक्शन गोल, पूसा संदेश, कोयम्बटूर 9, अर्का बहार, पंत शंकर, लौकी 1, पूसा शंकर 3, नरेंद्र शंकर लौकी 4, आजाद नूतन। इसके अलावा भी सिजेंटा, कैलेक्स, कई सारी कंपनियां बनाती है जो कि काफ़ी अच्छे प्रोडक्शन दे देती है। तो आप अपने यहाँ के मार्केट से ला सकते हैं। बस उनसे बोलिएगा कि पतली लगना चाहिए, लंबी लगना चाहिए लौकी, और कलर काफ़ी अच्छा होना चाहिए। बोने के समय की बात करें तो ग्रीष्मकालीन फसल के लिए जनवरी से मार्च में आप खेती कर सकते हैं। वर्षाकालीन फसल के लिए आप जून से जुलाई में फसल कर सकते हैं। और इनकी पंक्ति से पंक्ति की दूरी बात करें तो 1.5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर रखना चाहिए। और यदि बीज की मात्रा की बात करें तो जनवरी से मार्च वाली फसलों के लिए 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगता है और जून जुलाई वाली फसलों के लिए 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगता है। खाद और उर्वरक की बात की जाए तो हम यहाँ पर जैविक और रासायनिक दोनों तरीके से खेती करने के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक खाद की बात कर लेते हैं। जो किसान भाई जैविक खेती कर रहे हैं वो इस तरीके से खेती कर सकते हैं। लौकी की फसल और अधिक पैदावार लेने के लिए उसमें कंपोस्ट खाद का होना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए 1 हेक्टेयर भूमि में लगभग 40 से 50 क्विंटल गोबर की अच्छे तरीके से सड़ी हुई खाद और 20 किलोग्राम नीम की खली और 30 किलो अरंडी की खली, इन सब खादों को अच्छी तरह मिलाकर अच्छी तरह मिश्रण तैयार कर खेत में बुआई से पहले इस खाद को समान मात्रा में बिखेर देना चाहिए और फिर अच्छे तरीके से खेत की जुताई कर खेत को तैयार करें। इसके बाद बुआई करें और जब फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तब उसमें नीम का काढ़ा और गौमूत्र प्रति लीटर मिलाकर अच्छी तरीके से मिश्रण तैयार कर फसल को तरबतर कर छिड़काव करें और हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। तो ये तो हो गई हमारी जैविक खेती की तैयारी। अब बात करते हैं रासायनिक खेती। तो जो किसान भाई रासायनिक खाद डालते हैं तो वो 250 से 300 कुंटल तो सड़ी हुई गोबर की खाद तो जरूर डालें आखिरी जुताई के समय। ये तो जैविक करो या रासायनिक करो, ये तो डालना ही डालना है। इसके साथ ही 80 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में देना चाहिए। नत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा खेत के समय नत्रजन की आधी मात्रा 2 भागों में टॉप ड्रेसिंग में देना चाहिए और पहली बार 3 से 4 पत्तियां पौधे आने पर तथा दूसरी बार फूल आने पर नत्रजन देना चाहिए। इस तरीके से आप जैविक और रासायनिक खाद डालेंगे तो आपकी फसल अच्छे से लहराएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करें सिंचाई एवं खरपतवार नियंत्रण की, तो जायद में लौकी की खेती के लिए प्रत्येक सप्ताह सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन खरीफ अर्थात बरसात में इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। पानी न बरसने पर एवं ग्रीष्मकालीन फसल के लिए 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। फसल में 3 से 4 बार हल्की निराई गुड़ाई करें और गहरी
निराई करने से पौधों की जड़ें कटने का भय रहता है, तो आप ध्यान रहे कि ज़्यादा गहरी जुताई या निंदाई गुड़ाई नहीं करनी है। बात करें लौकी में रोग एवं कीट नियंत्रण की, तो देखिए लौकी हमारी बेल वाली फसल है। इसमें जब यदि रोग कीट ज़्यादा लगेंगे तो फल फूल झड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए कुछ रोग भी लगते हैं, कुछ वायरस लगते हैं, कुछ कीड़े लगते हैं। तो इनकी रोकथाम कैसे करेंगे वो समझिए। पौधों पर लाड़ली रोग सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, जो कि पौधों पर 2 पत्तियां निकलने पर इस कीट का प्रकोप आना शुरू हो जाता है। यह कीट पत्तियों और फूलों को खाता है। इस कीट की सुंडी भूमि के अंदर पौधों की जड़ों को काटती है। यदि ऐसी समस्या है और आपके पौधे सूख रहे हैं तो आप इसकी रोकथाम के लिए क्या करेंगे, कम से कम 40-50 दिन पुराना 15 लीटर गौमूत्र को तांबे के बर्तन में रखकर 5 किलोग्राम धतूरे की पत्तियों एवं तने के साथ उबालें। 7.5 लीटर गौमूत्र शेष रहने पर इसे आग से उतारकर काढ़ा ठंडा कर लें, फिर छान लें। इस मिश्रण को तैयार करके 3 लीटर को प्रति पंप के द्वारा फसल में तरबतर कर छिड़काव करेंगे तो लाड़ली रोग की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। दूसरा इसमें जो रोग या कीड़ा लगता है वो है फल की मक्खी। यह मक्खी फलों में प्रवेश कर जाती है और वहीं पर अंडे देती है। अंडों से सुंडी बाहर निकलती है, वह फल को बेकार कर देती है और यह मक्खी विशेष रूप से खरीफ वाली फसलों को अधिक हानि पहुंचाती है। यदि ऐसी समस्या है तो आप क्या करेंगे, इसकी रोकथाम के लिए वही प्रक्रिया अपनानी है। 40 से 50 दिन पुराना 15 लीटर गौमूत्र को तांबे के बर्तन में रखकर 5 किलोग्राम धतूरे की पत्तियों एवं तने के साथ उबालें। 7.5 लीटर गौमूत्र शेष रहने पर इसे आग से उतार कर ठंडा करें एवं छान लें। मिश्रण तैयार कर 3 लीटर को प्रति पंप के द्वारा फसल में तरबतर कर छिड़काव करेंगे तो आपकी फसल में किसी भी तरह के कीट नहीं लगेंगे। चाहे मक्खी हो, इल्ली हो, सुंडी, जो भी हो कीड़े वो नहीं लगेंगे, सारे खत्म हो जाएंगे। अब इसमें यदि सफ़ेद ग्रब लगता है तो सफ़ेद ग्रब क्या होता है वो भी आपके लिए बता देते हैं। यह कीट कद्दू वर्गीय फसलों को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। यह भूमि के अंदर रहती है और पौधों की जड़ों को खा जाती है, जिसके कारण पौधे सूख जाते हैं। यदि ऐसी सफ़ेद ग्रब वाली समस्या चल रही है तो इसकी रोकथाम के लिए नीम का खाद का प्रयोग करेंगे तो समस्या आएगी नहीं। फिर चूड़ी फफूंदी, जैसे बहुत से किसान भाई बोलते हैं हमारा फल पर फफूंद लग गई है या पेड़ पर फफूंद लग गई है, तो ऐसी समस्या को चूड़ी फफूंदी रोग बोलते हैं। यह रोग एरिसाइफी सिकोरेसियरम नामक फफूंदी के कारण होता है। पत्तियों एवं तनों पर सफ़ेद दरदरा और गोलाकार जल सा दिखाई देता है, जो बाद में आकार में बढ़ जाता है और कत्थई रंग का हो जाता है। पूरी पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती है और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। यदि ऐसी समस्या है तो इसकी रोकथाम के लिए देसी गाय का गौमूत्र 5 लीटर लेकर 15 ग्राम के आकार के बराबर हींग लेकर पीसकर अच्छी तरह मिलाकर घोल बना लेना चाहिए। प्रति 2 लीटर पंप के हिसाब से तरबतर कर छिड़काव कर देंगे तो चूड़ी फफूंदी सफ़ेद ग्रब आपकी फसल में नहीं लगेगा और ये समस्या खत्म हो जाएगी। बात करें मृदु रोमिल फफूंदी, तो ये चूड़ी फफूंदी लगता है, एक मृदु रोमिल फफूंदी लगती है। तो ये कैसे लगती है, यह स्यूडोपरोनोस्पोरा क्यूवेंसिस नामक फफूंदी के कारण होता है। रोगी पत्तियों की निचली सतह पर कोणाकार धब्बे बन जाते हैं जो ऊपर से पीले या लाल भूरे रंग के होते हैं। यदि ऐसी समस्या है तो आप क्या करेंगे, वही जो हमने स्टार्टिंग में पहले आपको बताया था, 40 से 50 दिन पुराना 15 लीटर गौमूत्र लेकर तांबे के बर्तन में रखकर 5 किलोग्राम धतूरे की पत्तियां एवं तने के साथ उबालें। 7.5 लीटर जब शेष बच जाए तो इसे आग से उतार कर ठंडा कर छान लें। मिश्रण तैयार कर 3 लीटर प्रति पंप के हिसाब से तरबतर कर छिड़काव करें तो ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। अब यदि इसमें मोजेक जो कुकड़ा रोग लगता है तो उसके लिए भी आप यही प्रक्रिया अपनाइए। फिर इसमें एंथ्रेक नोज लगता है तो भी आप यही प्रक्रिया अपना सकते हैं, या फिर गौमूत्र या केरोसिन या नीम के तेल का भी उपचारित कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन समस्याओं के लिए आप इसका उपाय कर सकते हैं जो कि जैविक तरीके से हमने आपके लिए बताया है। अब यदि बाजार से आप कोई रासायनिक दवा लेकर आ रहे हैं तो फिर तो बहुत सारी कंपनियों की मिल जाएंगी अलग अलग ब्रांड में, तो आप वो लाकर छिड़काव कर दीजिए। लेकिन कोशिश ये करिए कि ज़्यादातर आपको जैविक खेती ही करना है और जैविक खेती ही करना है। उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट करिए, हम आपको डेली की 3 से 4 वीडियो देंगे जैविक खेती करने के लिए आप कौन कौन सी दवा बना सकते हैं, किस तरीके से उपचारित कर सकते हैं। लेकिन आपको कमेंट करना होगा कि जैविक तरीके से खेती कैसे करेंगे, कौन कौन सी दवा बनाएंगे, किस बीमारी के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल में लेनी है, तो सब कुछ आपके लिए बताएंगे। बस आप एक बार कमेंट करिए, हमें आपकी कमेंट का इंतजार है। अब बात कर लेते हैं अंत में उपज की।
प्रति हेक्टेयर जून जुलाई और जनवरी से मार्च वाली फसलों से 150 से 200 क्विंटल आप लौकी की उपज ले सकते हैं। और यदि आपको मौसम का साथ भरपूर मिलता है तो आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और मार्केट प्राइस अच्छी मिल गई तो आपकी इनकम भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे किसान भाई लौकी की उन्नत खेती करके काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं, अपनी इनकम को लाखों में ले जा सकते हैं। और यदि आप अपनी फसल को खेती के जरिए से ना देखते हुए बिजनेस के जरिए से देखोगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे किसान भाई अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं और अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपके लिए हमारे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी, कृपया इसे लाइक कीजिए और आपके जो भी डाउट है कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी खेती किसानी की जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।